है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, चाहे जो हो जाए पर ये मौसम बदलना चाहिए। चेहरे बदलते हैं जो रोज नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका धूम से निकलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सबकी नज़र बुंदेलखंड की उस सीट पर है जो या तो सबसे महंगी कही जा रही है या सबसे बड़े चुनावी दांवपेच की सीट बनकर रह गई है। मामला उस वर्ष का भी नज़र आ रहा है जिस वर्ष 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार को उतारा था मैदान में, जिस वक्त नाम आया था पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल किशोर मिश्र का। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी और एक करारी जो लड़ाई थी, जो मजबूत से लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई जिसको देखते हुए सोशल मीडिया में ये कैंपेन लगातार चल रहा है कि क्या वही स्थिति इस बार के चुनाव में होने वाली है। ऐसे ही कुछ तमाम ज्वलंत मुद्दों पर, सियासत पर, मानिकपुर की जो राजनीति है वो किशोर जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल किशोर मिश्र हैं। आपको चित्रकूट समाचार में स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो लोगों को अब दृश्य नज़र आने लगा है 2012 का, कि वर्ष 2012 का समय ज़रूर 22 का है, लेकिन कुछ हो चीज़ें जो रही हो 12 की ही हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? देखिए, स्थितियाँ राजनीति में बनती बिगड़ती हैं, परंतु एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। तो हो सकता है कि दोहरा जाए इतिहास, ये पॉसिबल है, संभव है। हाँ, जो जिस हिसाब से लड़ाई का जो चल रहा है मामला, उसमें ये है इतिहास दोहराया भी जा सकता है, दोहराया जा सकता है। इसमें कोई संभावना, किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मजबूत है उत्तर प्रदेश में, और ये कहा जा रहा है कि दोबारा योगी की सरकार आ सकती है, ऐसे में अपना दल ने गठबंधन से टिकट दिया और उम्मीदवार मैदान में है, जिसको लेकर सिंबल को लेकर कड़ी चुनौती मिल रही है। सिंबल कमल का नहीं है, कप प्लेट है। और ये भी बात सामने आ रही है कि दबे पाँव बीएसपी या सपा फाइट में आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अपना दल उम्मीदवार किस स्थिति में है, और अपना दल उम्मीदवार के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, जिस तरीके से इंटरव्यू हमने भी लिया, बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आ पाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि अपना दल के जो उम्मीदवार हैं, आपने उनका इंटरव्यू भी लिया, मैंने यूट्यूब में वो पढ़ा हुआ है, मैंने देखा है। तो मैंने तो इस पर पहले भी एक बार बयान दिया है कि वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और कहीं पर भी उनका जो इतिहास रहा है, जैसे अस्पष्ट कभी नहीं रहा, तो उसका लाभ सपा और बसपा को तो मिल रहा है। अब अपना दल यहाँ कभी भी ये सीट तो जीती नहीं। जो पिछला इतिहास है वो इस बात का साक्षी है कि 2007 में भी अपना दल से यहाँ चुनाव महावीर जी को मिला था, तब ये सीट एससी हुआ करती थी। तो उसमें अपना दल को एक बार लड़े तो उसमें उनको संभवतः 4 या 5 हज़ार वोट मिले थे। इसके बाद अपना दल 2012 में भी लड़ा, अपने स्वतंत्र लड़ा, उसमें भी पंडित प्रत्याशी थे और सियोतार द्विवेदी जी, तो वो 2300 वोट पाए हैं कुल। तो अपना दल की पृष्ठभूमि यहाँ तो थी नहीं, ना अपना दल का यहाँ वोट बैंक मजबूत है। सपा, बसपा और भाजपा तीनों की इसमें लड़ाई होती रही है और इस लड़ाई में भाजपा का सिंबल न होना जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहा है, क्योंकि अपना दल का जो चुनाव चिन्ह है, तो जो 40 साल से लगातार हमने 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती है, इंद्रपाल कोल के ज़माने से लेकर और 2019 तक। तो अब इसमें तो कहीं ना कहीं हाँ पार्टी का नुकसान हुआ है। कार्यकर्ता भी जो है, जिस नेता के साथ काम करता है, जिन नेताओं के साथ मिलकर टीम में काम करता है, और अगर टीम के बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए और वो भी सीधे उसको टीम कमांडर बना दिया जाए और उसको राजनीति का अनुभव न हो,
कि अगर स्वयं में अनुभवी व्यक्ति है, जैसे हमारी टीम में अभी हमारे दल का कोई बड़ा नेता आ जाए, जैसे भाजपा का कोई बड़ा नेता आ जाता है यहाँ लड़ने, तो और बड़े वोटों से चुनाव जीतता। आए कैंडिडेट इसके पहले भी आए, देखिए बसपा छोड़ करके आए R.K. पटेल, पर वो पॉलिटिकल व्यक्ति थे, चुनाव वो लड़े और परिणाम आप जानते ही हो कि 80,000 वोट पाए। और उसी के बाद दूसरे में जो है 2 ही साल के अंदर दूसरे व्यक्ति आए, वो उनको पॉलिटिकल अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से वो 60,000 61,000 वोट पाए। और इस बार तो चिन्ह ही नहीं है, तो अब इसका असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। और भाजपा का चुनाव चिन्ह, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उस चुनाव चिन्ह की अपनी वरीयता भी है, और उस चुनाव चिन्ह लोगों के DNA में भी है। जैसे वो बार बार जब भी वोट जाते हैं तो वो पहले अपना चिन्ह खोजते हैं कि कमल का फूल कहाँ है। सोशल मीडिया में आपके सुपुत्र ने पोस्ट डाली है सुबह सुबह, जिसमें उसने लिखा है कि ब्राह्मणों के साथ कई बार अपना दल प्रत्याशी जो हैं उन्होंने कई बार विरोध किया जब लोग यहाँ से चुनाव लड़े। हाँ, जो अपना दल प्रत्याशी हैं, कई ऐसे घटनाक्रम भी पोस्ट में लिखे गए हैं, निषाद कई हत्याकांड ऐसे हुए। ये जो एक पूरा मामला बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है, उसमें नवल मिश्रा बीच में क्यों आ जाते हैं? क्या ये विरोध का विरोध है या कुछ और है? ये है क्या आखिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में एक, चूंकि उस व्यक्ति के लिए मैं पहले ही बता चुका कि वो हमेशा पर्दे के पीछे की उसने राजनीति किया, पर्दे के पीछे रह करके ही उन्होंने हर काम को अंजाम दिया। तो ये तय है कि कुछ ऐसे, इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुना दूं अगर आप इजाज़त दें तो। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हर घर में दिया जले और रोशनी हो, पर कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि रात बनी रहे। तमाम ऐसे लोग हैं मेरे अलावा जिनको मैं उदाहरण सहित बता सकता हूं, परंतु यह कहना उचित नहीं होगा। मेरे लड़के ने क्या पोस्ट डाली ये मैंने पढ़ी नहीं, न मैंने देखा है। आप बता रहे हो तो पोस्ट उसने जो डाला हो मैं उसका उत्तर देता, परंतु फिर भी दे रहा हूं। जहां तक ब्राह्मणों की बात है तो मेरे सामने का ही उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने मन्नूलाल कुरील को चुनाव लड़ाया तो इन्होंने विरोध किया, इसके बाद प्रकाश नारायण त्रिपाठी का इन्होंने विरोध किया, इसके बाद इन्होंने 2012 में नवल किशोर का विरोध किया, इसके बाद इन्होंने 2014 में भैरव प्रसाद का विरोध किया। इसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं जिनका इन्होंने विरोध किया, परंतु यह है विडंबना है चित्रकूट की। इसको मैं कौन सा नाम दूं ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मेरे मन में जो है वो मैं साफ बोल रहा हूं कि देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विद्वानों ने लिखा है कि सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। अपना दल से टिकट ले करके और आज वो मैदान में हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है बताइए आप हमें। अब उनका लॉजिक है जिस काम को वो करते हैं कभी स्वीकार नहीं करते, उनकी बातें हैं आप देख ही रहे हो। जैसे आप, मैंने इंटरव्यू पढ़ा है, उन्होंने कहा कि बालू मेरा व्यापार नहीं है, परंतु 3 जिलों में वो बालू के नाम से ही जाने जाते हैं। अगर किसी बालू व्यापारी का नाम आएगा 3 जिलों में, कौशाम्बी, बांदा, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा ना कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और परंतु इनका किस ट्रांसपोर्ट का इनका रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर ट्रांसपोर्ट का व्यापार करते हैं तो कौन सा रजिस्ट्रेशन है इनका ट्रांसपोर्ट का, पूछ लीजिए उनसे किस नाम से रजिस्टर्ड है, जो जिसके प्रोपराइटर जो हैं वो हमारे प्रत्याशी हैं महोदय अपना दल के। अब चूंकि आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे उनके ट्रांसपोर्ट का पता नहीं है, और जो वो करते हैं उसे मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं, मतलब क्या चीज़? मैं जब अगर जानना चाहते हैं तो जानिए। आपने पूछा कि आप क्या नौकरी करते थे, आप क्या नौकरी करते थे, तो उन्होंने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ आपको, वो ब्लॉक में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा था राजस्व विभाग में था, भ्रष्टाचार देखा, इस्तीफा दे दिया। अच्छा, भ्रष्टाचार के कारण अगर इस्तीफा दिया है तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का स्केल कितना होता है, अगर उसको पूरा उनका पूरा का पूरा बचा है, एको पैसा खर्च नहीं हुआ, तो एक पंचायत सेक्रेटरी के पास
30 वर्ष की सर्विस में कितनी संपत्ति होनी चाहिए, ये तो उनके घोषणा पत्र में लिखा है कि एक पंचायत का सेक्रेटरी, हाँ, जिसका पे स्केल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का होता है, तो उस पे स्केल पाने वाला व्यक्ति, और वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, अपने जो घोषणा पत्र दिया है उन्होंने लिख करके, उसमें लिखा है उन्होंने, पहले उन्होंने लिखा पेंशनर, फिर लिखा कृषि, फिर लिखा व्यापार। तो 60 वर्ष की आयु में इलाहाबाद को विश्वविद्यालय में वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण किया, मैंने लाभ विधि स्नातक किया, उन्होंने स्नातक के बाद उन्होंने बालू का व्यापार शुरू कर दिया। आज बालू के व्यापार में उनके पास अथाह संपत्ति है, जिसके कारण रामायण की इस चौपाई को चरितार्थ करते घूम रहे हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भाई जो काम जो कर रहा है वो कहता मैं नहीं करता, और आप भी माइक थामे घूम रहे हैं, पूरा जिला और पूरा घोषणा पत्र झूठा है। इनके पास अरबों की सब ये इन्होंने 54 करोड़ घोषित किया है। मैं कहता हूं कि इनके पास, अगर पता लगा लीजिए, आप पत्रकार हैं, इनके पास 300 करोड़ की संपत्ति से ऊपर है। इन्होंने तो कम बताया है। अच्छा, ये जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जब उनसे इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अपना दल के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो खनन माफिया हैं। और जब हम समर्थकों से बात करते हैं बीजेपी के, या सोशल मीडिया खंगालते हैं, तो लोग लगातार अटैक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर कि डकैत पुत्र है। तो लड़ाई डकैत पुत्र वर्सेस खनन माफिया हो जाती है। लेकिन जब हम अपना दल प्रत्याशी से बात करते हैं तो कहते हैं मैं खनन माफिया नहीं हूँ। ये क्या चल रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, कानून से लेकर और वहाँ तक सिद्धांत तक में पिता के कर्मों की सजा न तो पुत्र को दी जा सकती है। ददुआ क्या था ये सारी दुनिया जानती है। अब कोई कह दे कि वो डकैत नहीं थे, तो या वीर सिंह स्वयं कह दे नहीं थे, तो उनके कह देने से तो नहीं हो जाएगा। वो तो पूरा रिकॉर्ड बता रहा है ना कि वो क्या थे। तो उनके कहने न कहने का कोई अंतर नहीं पड़ता, और उसके वो पुत्र हैं, ये भी उन्हें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे। परंतु ऐसा भी तो होता है कि भाई हिरण्याकश्यप के प्रहलाद पैदा हो सकता है, ऋषि पुलस्त के रावण पैदा हो सकता है। भाई पुलस्त ऋषि थे, उनके रावण पैदा हो गया, और हिरण्याकश्यप के प्रहलाद पैदा हो गया, तो उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं थी। ठीक बात है। आपको बताने में, हाँ, जो अपना दल प्रत्याशी हैं, आपको बताने में हिचक नहीं। आप तो कह रहे हैं कि बालू माफिया हैं, एक बालू का काम करते हैं, करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन कैंडिडेट से जब ये पूछा जाता है तो किस बात का डर है कि उन्हें बताना पड़ता है कि मैं नौकर था, सरकारी इस्तीफा दे दिया? जनता से सच बता दें। तो सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। सच बोलना, कोई कहते भी हैं लोग कि सत्य बहुत बोलना, सत्य जो है वो घातक होता है। परंतु अब आदत पड़ जाए अगर सत्य बोलने की, तो आदमी को बोलना चाहिए। मेरा अपना वसूल जिंदगी भर का रहा है कि भाई अन्याय सहकर चुप रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के आज तक, और अगर आपका ख्याल वहाँ गया हो या न गया हो, परंतु मेरा ख्याल वहाँ गया है। मैंने उनके इंटरव्यू के एक एक शब्द को पढ़ा है, तो उनके जितना उन्होंने बयान दिया है उसमें सैकड़ों सवाल मैं खड़ा कर सकता हूँ स्वयं। अगर आप कहें तो मैं उस सवाल को दोहरा दूं। एक दो सवाल बता दीजिए, जनता वैसे भी सुनना देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले हमें विधायक बनाओ, हाँ, और फिर हम तुहाँ मुंह बंद कर दे। तो मुंह बंद करने को आप किस रूप में ले रहे हो? भाई मुंह दो तरह से बंद होता है, या तो सांस बंद हो जाए तो मुंह बंद होता है, और या इतना मुँह में भर दो कि मुंह बंद हो जाए, खुलबे न करे। तो अब जो आप पसंद करोगे वही आपको दे देंगे, इसलिए उन्होंने कहा है। इसका यही अर्थ होता है। और अगर आप इसका अर्थ उनसे पूछोगे कि हम मुंह बंद कर देंगे, तो हो सकता है कोई उनको सिखा दे तो आपको जवाब दे सकते हैं दूसरा। परंतु आज तो देखने में ये तो यही लगता है ना कि हमको बनाइए फिर देखिए कि हम मुंह बंद कर देते हैं, सबका मुंह बंद कर देंगे।
अच्छा, एक मुद्दा बड़ा उठ रहा था मीडिया में कि जो स्थानीय प्रत्याशी है वो चुना जाए, उसे टिकट दिया जाए। अब ये अलग बात थी कि इसकी ये जो लड़ाई है अब इस पार से उस पार चली गई है। मैंने प्रश्न भी पूछा था कि अब आप इस पार के हैं, उस पार के हैं, आप डिसाइड करिए किस पार के हैं। लेकिन जनता तो यही कह रही है कि ये होना चाहिए, मऊ मानिकपुर में कि स्थानीय व्यक्ति बनना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रत्याशी तय कैसे हो कि स्थानीय है? देखिए ऐसा है, उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा ही है कि हम कौशाम्बी जिले के निवासी हैं, तो उनकी चर्चा करना भी बेकार है। अब इसके बाद सब स्थान इसमें जितने हैं बाकी सब स्थानीय हैं। अब उन चारों स्थानीय में जो जिसको पसंद करेगा उसको मतदान करेगा, और वो स्थानीय ना होना भी तो इनके लिए नुकसानदेह है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब इतना ज़्यादा हल्ला का है, 17 में जब उपचुनाव हुए तो पैरासूट लैंडिंग से कैंडिडेट दे दिया गया, उस पर तो बात हुई नहीं कि प्रत्याशी स्थानीय है नहीं है, जिता दिया गया, भेज दिया गया, ब्राह्मण था। अब फिर से एक ब्राह्मण आया है कैंडिडेट और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो एक मुद्दा बन रहा है कि इससे जो एक मैसेज जा रहा है कि ये विधानसभा का चुनाव महंगा होता जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये चुनाव जा किस हो रहा है? अब देखो, चुनाव तो महंगा इसलिए हो रहा है कि इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने भी एक दिन मैंने सुना है, यूट्यूब में उनका भी बयान पड़ा है, कई लोगों का बयान, कुछ पत्रकारों के बयान आए हैं। तो अब देखिए, ये तो निश्चित रूप से मैंने आपसे बता दिया कि भाई जब प्रत्याशी मैदान में जो सामने है, हाँ, जैसे एक खुलेआम एक इंटर कॉलेज जो है जो उनका नहीं है, वहाँ पर जाइए देखिए, चुनाव का संचालन वहीं से हो रहा है, वहाँ भंडारा चढ़ा हुआ है, तो वहाँ शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है? हाँ, परंतु कोई इस पर बोल सकता है क्या? आप बोलने के तो वहाँ कोई खेल नहीं सकता। उसमें मैं पढ़ा हूँ वहीं पर, तो वहाँ खेल नहीं सकता मैं। तो नवल किशोर किस तरफ रहेंगे इस चुनाव में, क्योंकि एक सक्रिय भूमिका तो रहती है, बतौर एक राजनेता किस तरफ हैं आप? देखिए, चूंकि मैं किसी का न मैंने प्रचार किया है, परंतु जिन्होंने मेरा विरोध किया है मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा विरोध किया है, मैं उनके विरोध में हूँ। हाँ, और मैं उनका विरोध करूँगा, लुक छिप के नहीं करूँगा। अच्छा। अब चूंकि मैं किसी मंच में किसी के जाता नहीं, और यूं ये कह लीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। राजनीति मैंने भारतीय जनता पार्टी से शुरू की थी, और इच्छा तो यही थी कि अंतिम सांस हर बार एकलव्य की भूमिका में क्यों? एकलव्य की भूमिका में नहीं हूँ, परंतु निश्चित रूप से जब जिसको ज़्यादा दंभ होगा तो दंभ रावण का नहीं रहा। हाँ, तो ये तो सब दो भुजा वाले हैं, तो जिसको दंभ होगा वो धराशायी होगा। 10 मार्च को मैं तो सिर्फ इस शेर के साथ पहले और सवाल कर लीजिए, अंत में वो शेर बोलूंगा। और कोई सवाल, जो भी सवाल पूछना, मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मैं सबसे पूछता हूं कि चुनाव चला गया जातिगत समीकरणों पे, चुनाव चला गया वर्चस्व की लड़ाई पे, किसी को ये याद क्यों नहीं है कि मऊ मानिकपुर आज़ादी के बाद से आज तक विकास के मुद्दों से कराह रहा है? मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जब मैं किसी प्रत्याशी से पूछता हूँ मुझे घुमा के वहीं पहुंचा दिया जाता है जातिगत समीकरणों पे। अनुज जी, हमारी जीत हो रही है, प्रचंड बहुमत से हम जीत रहे हैं, मऊ मानिकपुर के मुद्दों की बात ही नहीं हो रही। तो नवल मिश्र को क्या लगता है, कौन से मुद्दे हैं जो आज भी मुद्दे ही बनकर रह गए, जिन्हें पूरा होना है? देखो, ऐसा है, एक जैसे सबसे ज़्यादा चर्चा में अपना दल प्रत्याशी हैं, वही चुनाव को महंगा कर रहे हैं। मुद्दे वो कितना जानते हैं, आप उनका इंटरव्यू ले ही चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में ही ये कहा है कि पहले विधायक बनने दो, फिर बताएंगे, मुद्दे बाद में हमसे बात करिएगा। और मुद्दों पर वोट तो देखो मुद्दों पर मिल नहीं रहा, तो लोग उसको घूम फिर के जातिवाद की ओर ले जा रहे हैं। परंतु यह चुनाव शुद्ध रूप से स्थानीय व्यक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है, और वोट भी, मतदान भी वो स्थानीय व्यक्ति को ही मिलेंगे। ये लड़ाई से आउट रहेंगे, और कहीं पर भी विकास इनका मुद्दा न था कभी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। आप एक मुद्दे पर 3 बार बोले हो कि पलायन न कभी रुका है न कभी रुकेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे अगर आप सवाल करो
तो मैंने एक बार जब मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनकर आए थे, तो मैंने पेपर में एक कटिंग जो है मैं दूंगा आपको, उस पर मैंने लिखा था कि यह चित्रकूट जनपद मेरी विधानसभा या यह पूरा जनपद, यहाँ पर अपार जल संपदा, अपार जन संपदा, अपार धर्म संपदा, अपार खनिज संपदा, अपार वन संपदा और अपार पर्यटन संपदा, और इन सभी संपदाओं, ये सारी संपदाएं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले में हो तो आप बता दो। पूरे बुंदेलखंड नहीं, इतनी संपदाएं एक साथ अगर किसी जनपद में हो तो आप बता दीजिए। परंतु सबसे भयावह तस्वीर हमारे जनपद की है कि हम पिछड़ापन के मानकों में हम सबसे सर्वोच्च स्थान पर हैं, कि हमारे पास अपार जल संपदा है पर खेत भी प्यासा है और पेट भी प्यासा है। आज भी उन्होंने कहा कि पलायन न कभी रुका है न कभी रुकेगा, और मैं कहता हूं, आज भी मैं दावा करता हूं कि केवल हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से, जैसे बालू का ठेका किसी एक व्यक्ति को दे दिया गया और वो पूरे जनपद की बालू बेच रहा है, कुछ लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, उसी पैसे का प्रयोग करके टिकट खरीद करके वो हमारे पास आ गए। तो क्या नीति ये बनाएंगे क्या कि पैसा आपके पास भी पहुंच जाए, पैसा उस मजदूर के पास भी पहुंच जाए, पैसा उसके पास भी पहुंच जाए? नीति ये बनाएंगे क्या? तो जब उस नीति की ओर आपको जाना ही नहीं है, यह इत्तेफाक की बात है कि जो लोग, इसके पहले भी तमाम ऐसे लोग हुए जिनका ध्यान स्वकेंद्र पर है। भाई, अगर आपका विधानसभा की समस्याओं पर ध्यान हो या उस पर आपका केंद्र हो तो समस्याओं का समाधान, तो ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री दुरूह समस्याओं का समाधान निकाल लिए। धारा 370 कह रहे थे ना, परंतु यह लोकल समस्या है। इसको आपने, हमको क्या है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ ये दम था। ये बताइए, 7 बार की ये जीती हुई सीट, हाँ, आपने इसको दहेज जैसा क्यों हर बार दे देते हैं दूसरे को? हाँ, अपना दल का कौन सा बेस है इस सीट को मांगने का और देने का? पर ये बड़ा सवाल है। मैं उन पर सवाल नहीं, भाई, जहाँ पर मेरा अधिकार नहीं है तो उस सवाल को वह, जैसे ना अभयारण्य में रोदन करो तो उसी तरह मेरा बोलना हो जाएगा। ये भी एक काउंट हो जाएगा कि उनके भी खिलाफ ये बोला है। हाँ, परंतु सच्चाई यही है कि हम ये 7 बार सीट जीते थे। अगर किसी एक व्यक्ति को काम करने का मौका मिलता, ताश के पत्ते की तरह सीटें न बदली जाती, और जिनको अवसर मिला वो यहाँ के नहीं थे। देश की आज़ादी के बाद मैं आपके इस मुद्दे से के साथ इत्तेफाक भी रखता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ, मऊ मानिकपुर का विधायक हम नहीं बना पाए। अब इसका दोष मैं किसके ऊपर मढ़ दूँ? अपनों के ऊपर मढ़ दूँ कि दल पर मढ़ दूँ कि मतलब जनता पर मढ़ दूँ? तो हर तरफ वही जो ना बेबसी का मंजर है, कहीं अपनों ने लूटा, कहीं गैरों ने लूटा। तो हम लोग देखिए, कटना खरबूजे को पड़ता है और गिरती जो है छुरी खरबूजे पर है, पर छुरी थोड़ी कटती है, कटना खरबूजे को पड़ता है। तो भोगना जो है मऊ मानिकपुर की जनता को पड़ता है। आप क्या बात करते हो? 1 वे ट्रैफिक है, आप मानिकपुर के रहने वाले हैं। अभी अगर हमको चमरौहा जाना है तो यहाँ से चमरौहा की दूरी 25 किलोमीटर है, जहाँ बैठे हो आप। 25 किलोमीटर पर चमरौहा और मऊ गुरदरी अंतिम गांव है हमारा। पर आप, हमको चलना कितना है चमरौहा जाने के लिए? 75 किलोमीटर। 50 किलोमीटर हमारे जनपद का नागरिक चलता है जो है अनावश्यक, उस पर पैसा नहीं व्यय होता, परिश्रम नहीं लगता, समय नहीं जाया होता। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। मैं तो अपने विधानसभा की एक एक रग की समस्याएं जानता हूं। और ये जो आप बोले मुद्दे से भटक रहा हूं, मैं स्वयं बात करते करते भावुक हो रहा हूं। अगर हमारे जो संसाधन हमारे पास हैं, इन संसाधनों में यदि नीति बना दिया जाए
तो हम सरकार का भी झोली भरने की पोजीशन में हैं, खुद भूखों मरने की पोजीशन में नहीं हैं। हम पलायन 5 साल में रोक देंगे अगर आप केवल हमारी नीति के हिसाब से लागू कर दीजिए। हमको कुछ मत दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, न विधानसभा का पद चाहिए, न विधानसभा का टिकट चाहिए, केवल आप नीति भर हमारे हिसाब से बना लो और उसको लागू कर दो। है पर वो नीति भाई जो हमारे पास है उसको आप दूसरे को दे देते हो व्यापार में। जैसे हमारे पास क्या है, खनिज संपदा, तो उसको कौन लिया? कभी कौशाम्बी का आया, तो कभी बांदा का आया, तो कभी अब इस समय मिर्ज़ापुर के ठेकेदार हैं। हाँ, वो ठेकेदार मिर्ज़ापुर के हैं और यहाँ के लोग जो बिचौलिया हैं, जैसे भाई लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम ट्रांसपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, जरा आइए हम गवाह दें। 1000 जैसे उनके विरोध में हम 1000 आदमी से पूछवा दें कि हाँ लल्ली महाराज के में साझा है कि नहीं है ये व्यापार में। पर जैसे जेकर अंडू बिकाए हुई बधिया कहूँ करावे की जरूरत है भाई। अरे प्रमुख जी, ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, जी बताइए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देश आज़ाद कब हुआ था। हाँ? ये बड़ा विषय चल रहा है इस समय, देश आज़ाद कब हुआ था। देखिए मेरी बात समझिए, मेरी जहाँ तक बात है, आप तो जानते हो कि देश की आज़ादी कब मनाई जाती है। ये तो सारा देश जहाँ देखिए 2 ही पर्व हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। हाँ, 26 जनवरी मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उसे पूरा देश मनाता है। मैं भी उसी दिन पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्मदिन जो है वहाँ माघ मेला में मनाया जाता है और एक आध बार आपको भी अवसर मिला है साथ देने का। अब आप मुझे बताइए, प्रत्याशी महोदय का जवाब जरूर मैंने सुना है। उन्होंने कहा तब जब से देश आज़ाद 1952 से, तब से पलायन न रुका है न रुकी। तो मैंने पढ़ा, एक एक शब्द पढ़ा है। और बताइए, परंतु अब जैसे देखिए, सही तारीख क्या है, उनको अगर नहीं पता है तो बता दीजिए, कौन सही तारीख कौन सी है। अरे भाई देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त को हमारा संविधान कब लागू हुआ, सबकी अलग अलग डेटें हैं। पर अब 1952 में तो पहला चुनाव लड़ा गया था। अब वो क्या याद किए, ये भी दुर्भाग्य है देश का। अब ये भी देश का दुर्भाग्य है। अब एक लाइन के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल जाने जोग हैं, पर चित्रकूट की या मानिकपुर की बदकिस्मती तो देखिए, उन्हीं की कुंडली में राज जोग है। भाई जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, झूठा शपथ पत्र दे दे और उस पर कोई सवाल न खड़ा हो। हाँ, और जैसे उन्होंने कहा कि हमने बालू का व्यापार नहीं किया, और अगर हमने बालू का व्यापार उनका, मैं स्वयं अकेले साबित कर सकता हूँ, परंतु मैं निगेटिव काम कम करता हूँ, इसलिए मैंने इस पर चर्चा नहीं किया। मतलब नहीं, मैं चाहता तो जब इन्होंने अपना शपथ पत्र दिया था तो उस पर मैं लंगड़ी मार सकता था। मेरा विरोध किया इन्होंने ऐसा कोई अवसर नहीं है जो मुझे इन्होंने कहीं विरोध, कोई मेरा ही नहीं। इन्होंने जब से राजनीति में ये विधायक, इनके चाचा विधायक बने वहाँ नरैनी विधानसभा से, तब से आज तक कोई भी ऐसा ब्राह्मण राजनैतिक नहीं है जिसका इन्होंने विरोध न किया हो। परंतु कुछ लोग इस भय से चुप हैं कि कहीं ऊपर का हंटर न जो है क्या कहते हैं चल जाए। कुछ लोग इसलिए चुप हैं कि भाई चलो शायद कुछ मिल जाए इनसे हमहू का। अब उनके चुप रहने के पीछे तमाम वजहें हैं, मैं नहीं जानता। अब लास्ट सवाल एक मेरा ये है कि इस सब के बीच अगर ये कह दिया जाए कि लहर है, सारी बात बेईमानी साबित हो जाए, और लहर बोल भी रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं लहर है, बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये जो फ़र्क है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय जो बातें उठाई जा रही हैं, इसका फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए फर्क तो पड़ गया। अगर भाजपा का चुनाव चिन्ह जो है वो बैलेट पेपर से बाहर है, अब आने वाले 10 तारीख को ही इस पर बढ़िया टिप्पणी करेंगे। अब उसके पहले तो भाई सब आदमी कह रहा है कोई से आप बात करोगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई 80% हम हैं, 20 में सब लड़ रहे हैं। कोई कहता है हमारे 50 में हम हैं, बाकी 50 में सब लोग लड़ रहे हैं। तो अब देखो राजनीति में कोई आदमी ये तो कहता नहीं कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, सब यही कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जीत रहे हैं। परंतु मेरा मत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह न होना वो इनके हार का कारण बनेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल किशोर मिश्र, जिन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं और अपना दल प्रत्याशी के ऊपर जो लगातार बयानबाजी हो रही है, जो पीछे का सच है, उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब कितनी चीज़ें सच है, कितनी चीज़ें जनता तक पहुंचती हैं, ये आने वाले चुनाव
का मतदान और उसके बाद का जो परिणाम होगा वो तय करेगा। लेकिन मऊ मानिकपुर का चुनाव समूचे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र बन चुका है और हम लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव सबसे महंगा चुनाव हो रहा है। जनता किस करवट बैठाती है अपने वोट से उम्मीदवारों को, ये देखना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।